चांदीपुरा वायरस देश के कई राज्यों में इस वक्त फैला हुआ है और उन राज्यों में फैला हुआ है जिनमें ये पहले भी देखा गया है। चांदीपुरा वायरस में बच्चों की मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। आखिर ये क्या है वायरस और इससे कैसे बचें और क्यों ये इतना ज्यादा फैल रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एम्स के डॉक्टर पीयूष रंजन। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। डॉक्टर, ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। ख़तरनाक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। चांदीपुरा क्या है? ये वायरस 1965 में आया था जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन ये वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। सन 2003 और 4 में आया और उसके बाद अब वापस से फिर एक बार इसमें केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्या है ये वायरस? देखिए, अगर एपिडेमियोलॉजिकली देखें तो इस जैसे कुछ जो री इमर्जिंग एंड इमर्जिंग डिजीज़ हम लोग कहते हैं, तो ये डिजीज़ जो है वो थोड़े समय तक स्पोरेडिकली आता है। आने के बाद फिर कुछ समय के बाद फिर लगभग एक दशक तक, जैसे आपने बताया कि शुरुआती 2000 में के दौरान हुआ था और लगभग ये 15 से 20 वर्ष के बाद जो है फिर इसके कुछ केसेस देखने हैं। तो ये इस तरह की कुछ बीमारियों का एक स्वरूप होता है जो कि 10 से 20 साल के बाद में एक बार आता है। इस वायरस के बारे में, जैसे चांदीपुरा डिजीज़ के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक इनकेफ्लाइटिस टाइप न्यूरोट्रॉफिक वायरस कहते हैं। ऐसे वायरस जो कि नसों के द्वारा दिमाग तक फैलते हैं, तो ये उस तरह के वायरस की एक प्रजाति है। तो जैसे ये समझ सकते हैं कुछ वायरस जो कि इनकेफ्लाइटिस ये कराते हैं, जैसे आपने वो पूर्वोत्तर में भी या फिर पूर्वांचल में भी, बिहार में भी आपने कुछ जैपनीज इनकेफ्लाइटिस के कुछ केसेस को देखा था। तो उसी के वो भी एक वायरल डिजीज़ था, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। लेकिन ये वायरल डिजीज़ जो है स्पोरेडिक होता है, मतलब कि अभी एक बार आ गया तो 1-2 साल तक इसके कुछ केसेस देखने को मिलेंगे और एक बार कंट्रोल हो जाने के बाद शायद ये दशकों तक ना हो। तो ये एक तरह का वायरस है जो नामांकन के आधार पर, जैसा आपने बताया कि 1965 में पहली बार हुआ था, जिस डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया उसके आधार पर इसका नाम दिया गया। ये 2003 में अचानक से सुर्खियों में आया, जबकि ये सेंट्रल इंडिया में, आंध्र प्रदेश के में और इन कुछ जगहों पर जो है बहुत ज़्यादा मौतें हुई। ये 300 से ज़्यादा इसका आंकड़ा उस समय रहा था। तो यह इस वायरस के बारे में। ये वायरस जो चांदीपुरा वायरस है, ये आखिर फैलता कैसे है? क्या ये मतलब किसी ह्यूमन टू ह्यूमन में भी फैल जाता है, या फिर ये कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये फैलना शुरू हुआ और कैसे इससे बचा जाए? देखिए, ये वायरस जो है बेसिकली आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज होता है। जैसे डेंगू मच्छर काटने से होता है, जैसे कालाजार भी जो है वो एक सैंड फ्लाई और फ्लेबोटोमा ये वाले हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से ये फैलता है। तो ठीक उसी तरह से ये एक आर्थ्रोपोड की जो है, जो कि सैंड फ्लाई नामक आर्थ्रोपोड, जिसको एक तरह का कीट और कीड़ा हम लोग कह सकते हैं, उसकी वजह से होता है, जब यही एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को फैलाता है। नंबर एक ये बात। नंबर दो, इसमें राहत की बात यह है कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ पर सीधे नहीं फैल सकता है। जैसे कि कोविड के केस में हम लोग जानते थे कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता था, छींकने खांसने और इसके द्वारा फैलता, या दूसरा वायरस जो अभी निपाह है, उसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बॉडी सिक्रीशंस के द्वारा होता है। लेकिन इसमें नहीं होता है, ये इसमें एक राहत की बात है। और ये सैंड फ्लाई जो है उसके काटने इसकी वजह से होता है। सैंड फ्लाई, जैसे आपने कहा, एक बॉर्न डिजीज़ है तो पानी में पाया जाता है, जिसकी और ये ख़ास तौर से कुछ राज्य, जैसे कि अगर हम बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन राज्यों में केसेस हैं इसके। तो उन राज्यों में इसके केसेस होने की क्या वजह आप देख सकते हैं? देखिए, इसकी वजह स्पष्ट तौर पे नहीं बताया जा सकता है कि क्यों उन्हीं राज्यों में है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये इस बार जो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर हम लोग कहें तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, कुछ केसेस जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिले हैं। तो इन सभी केसेस जो 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 पश्चिमी भारत है देश का, वहाँ पर देखने के लिए मिला। मूल तौर पे कई बार जो वायरस जो होता है वो एक खास ज्योग्राफिकल डोमेन में रहता है। होने के बाद जो उस जगह के लोगों ने और जो हमारी हेल्थ एजेंसियां हैं वो उनके कंट्रोल के कारण ये कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सुसुप्त अवस्था में वो रहता है और फिर कुछ समय के बाद जो ये रीसर्फेस और री इमर्ज कर सकता है। अब अगर बात करें तो इसका इलाज कैसे होगा? अगर किसी को ये वायरस हो जाता है और ख़ास तौर से बच्चों में ये देखा जा रहा है, तो आखिर बच्चों में इसके होने की क्या वजह है? और अगर ये एक बार हो जाता है तो इसका बचाव क्या है, इलाज क्या है? जी, इसके साथ साथ हमें ये समझना होगा कि इस वायरस में जो होने वाली जो सिम्टम्स हैं उसको कैसे पहचानें। तो जैसा आपने बिल्कुल शुरू में बताया कि ये एक न्यूरोट्रॉफिक
ये वायरस है, बीमारी है, जिसमें कि मोस्टली जो है एनकेफेलाइटिस होता है, यानी कि जो हमारे ब्रेन जो होता है उसके पार्ट में सूजन हो जाती है। जैसे ही इसमें सूजन हो जाती है तो इनकेफ्लाइटिस में जैसे कि वो ड्रॉजीनेस, बेहोशी छाना, ऐसा होना, सीजर्स यानी कि दौरे पड़ना, मिर्गी का दौरा पड़ना, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो जीआई सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी उल्टियाँ होना, तेज़ बुखार होना, डायरिया होना, ये दो तरह के खास तरह के सिम्टम्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस डिजीज़ का सीधे तौर पर कोई एक ऐसी दवा नहीं है जिससे कि इसका इलाज हो सके। वो सिम्टोमेटिक सपोर्टिव होता है और अब तक के जो मोर्टेलिटी के ट्रेंड्स हैं हमारे, उसमें मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये इस बीमारी के साथ जो ज़रूरी बातें हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आपने कहा मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसकी कोई ख़ास दवा नहीं बन पाई है अब तक, ये वजह इसकी है, या वैक्सीन इसकी नहीं बन पाई है ये इसकी वजह, और अगर नहीं बन पाई है तो आखिर क्यों? इस पर कहाँ तक काम अभी हुआ है? देखिए, मोर्टेलिटी ज़्यादा होना ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पैथोजन है वो कितना ज़्यादा वायरुलेंट होता है। जैसे वायरल इलनेस तो देखिए, कॉमन फ्लू जो है, सर्दी खांसी जिसको हम लोग कहते हैं, वह भी है। वह भी हर साल जो है वो करोड़ों लोगों को विश्व भर में वो अफेक्टेड करता है, लेकिन वो सेल्फ लिमिटेड होता है। वो उस वायरस का और जिस लोगों को होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग को हुआ, तो उसके बीच में जो इम्यून सिस्टम होता है उसके आधार पर निर्भर करता है। जैसे हम कुछ वायरस के प्रति हमारा शरीर में ज़्यादा इम्यूनिटी रहती है तो वो उसे कंट्रोल कर लेता है, और कुछ में है जो कि नहीं होता है। तो ये मूल तौर पे इसकी जो वायरुलेंस और पैथोजेनेसिटी के आधार पर यह निर्भर करता है। रही बात ये कि इस पर अभी तक दवाई क्यों नहीं डेवलप की जा सकी है। देखिए, आमतौर पर देखा जाए तो कुछ एक ही वायरस इलनेस है जिसके आधार पर हम लोग दवाई को ये मेडिकल साइंस में डेवलप किया जा सका है। ज़्यादातर वायरल इलनेस के प्रति जो है हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा जो है जिसको कि हम लोग क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, वो नहीं हो पाया। तो वो मूल तौर पर जो सेल्फ लिमिटेड होता है, जो बॉडी जो है हमारा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो ही कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, रही बात वैक्सीन को लेकर के, तो वैक्सीन में इसमें जो 2000 के ही शुरू के दशक में कुछ वैक्सीन जो थे, किल्ड वैक्सीन थे, कुछ रिकम्बिनेंट जो वैक्सीन थे, कैंडिडेट वैक्सीन पर काम शुरू हुआ था, जो कि शुरुआती रिजल्ट बड़े ही उत्साहजनक रहे थे। जैसे कि वैक्सीन का जब कभी भी डेवलपमेंट होता है तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि टेस्ट डोज देने के बाद इम्यूनिटी कितनी आ पाई, और इम्यूनिटी आने पर वो वायरस को कितने दर पर कंट्रोल कर पाता है। तो ज़्यादातर जो वैक्सीन डेवलप करता है वो दशकों में डेवलप करता है। कोई भी दवाई में देखें, इसके पहले मलेरिया वैक्सीन हो गया, डेंगू वैक्सीन हो गया, जो हर साल इतने लोगों को प्रभावित करता है। तो इसके लिए हमारी प्रमुखता रहने के बाद भी जो है वो दशकों से इस पर काम चल पा रहा है। सिर्फ हम लोग कोविड के केस में ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने स्पीडी इसमें ये देख करके जो है हम लोगों ने इस वैक्सीन को डेवलप किया था, वो बहुत सफल भी रहा था। इसकी वैक्सीन क्यों नहीं डेवलप हो पाई है, इसमें मूल तौर पे अगर हम लोग सरल भाषा में समझना चाहें तो यूजुअली जब कभी भी हम लोग वैक्सीन पे काम करते हैं तो दशकों का समय लगता ही लगता है। चूँकि ये बीमारी ऐसा है जो स्पोरेडिकली एक बार हुआ फिर 15-20 साल तक नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट इसके ज़्यादातर नहीं रहते, तो ह्यूमन ट्रायल और ह्यूमन पर इसके इफ़ेक्ट को देखने का बहुत ज़्यादा हमारे पास अनुभव नहीं रहा। ये दो ऐसे वजह हैं जो कि हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों इसका वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। एक और सवाल कि आखिर ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों में क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से 15 साल के कम बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है और मौतें भी ज़्यादा उसी हिसाब से हो रही हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? बच्चों में सबसे ज़्यादा क्यों? देखिए, ये बड़ा दुखद है कि ये बच्चों में ज़्यादा ये होता है, इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करने वाला होता है। लेकिन ये हर एक तरह के वायरस का जो है ना वो एक ख़ास तरह से कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे आप सर्दी खांसी भी देखें तो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। एक छोटे बच्चे को एक साल में 6-7-8 बार होता है, लेकिन धीरे धीरे हम इसके इसके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी को है वो डेवलप कर लेते हैं। कई बार वो जो है वो नोन और अननोन फैक्टर्स की वजह से होता है। तो ये सिर्फ बच्चों में ही क्यों होता है इसका स्पष्ट तौर पे वैज्ञानिक हम लोग कारण नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये शायद ये वायरस के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, और शायद छोटे बच्चों में इस वायरस के प्रति इम्यूनिटी जो है वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होगी, इस वजह से हम लोग मान सकते हैं कि ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको देखकर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और किस स्टेज पर डॉक्टर को ये लगता है या मरीज को ये लगता है कि उसको इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए, या अपना जो सैंपल है वो टेस्ट के लिए भेज देना चाहिए?
देखिए, इसमें मूल तौर पर जो मैंने बताया कि ये जीआई सिम्टम्स और इनकेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन से संबंधित सिम्टम होता है। जीआई सिम्टम्स में तेज बुखार का आना, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होना, दस्त होना, ये सारे ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इनकेफेलाइटिस के सिम्टम जैसे सर में तेज़ दर्द होना, चमकी या फिर वो मिर्गी के दौरे पड़ने और अचानक से बेहोशी या इस जैसे सिम्टम्स आ जाए तो हम लोग समझ सकते हैं। कब हम लोग इसका संदेह करें? तो उन जगहों पर जहाँ पर कि ये एपिडेमियोलॉजिकली ज़्यादा इसके केसेस देखे जा रहे हैं। जिन राज्यों में इसके केसेस देखे जा रहे हैं उन राज्यों में उन जगहों के आसपास में अगर ऐसा ये सिम्टम्स के साथ कोई अगर मरीज अगर आता है तो तुरंत अपने स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर जो है इसके सैंपल को लेके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के तहत जो है वो निर्दिष्ट जो लैब होगा वहाँ पर आपको भेजेंगे और यही इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से चांदीपुरा वायरस जो है वो देश के कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा मामले इसमें हैं और गुजरात में इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र में इसके केसेस हैं, जिसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और डॉक्टर्स भी एडवाइस कर रहे हैं कि जिन राज्यों में ये सबसे ज़्यादा है वहाँ पर अगर इस तरह के सिम्टम्स केसेस हैं तो उनके जो सैंपल्स हैं उसको टेस्ट के लिए भेजा जाए। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.